नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो चुका है इस वक्त एनडीटीवी पर बड़ी खबर का और मैं हूं अंकित त्यागी। सबसे पहले आज बात करेंगे किस तरीके से चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, एनसीपी किसकी, इस पर आ चुकी है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लगा जो कम से कम एक दूसरे के लिए इज्जत थी, अब ये व्यक्तिगत लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है। अजीत पवार एक तरफ जहां चाचा को ललकारते दिखाई पड़े, वहीं शरद पवार ने कहा कि फोटो तो मेरी ही लगी है, अभी भी तुमको मेरी ही जरूरत है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि इस तरीके से अजीत पवार कैंप ने, इससे दो बड़े संकेत मिलते हैं कि ये जो पूरा रिबेलियन है, बगावत है, इसकी जो कोशिश थी और तैयारी थी वो बड़ी पुरानी चल रही थी। क्योंकि अजीत पवार कैंप ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में अजीत पवार कैंप ने कहा है कि शरद पवार अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। यानी कि शरद पवार जो नेशनल प्रेसिडेंट थे एनसीपी के, उनको उन्हीं के पद से हटा दिया गया है। उन्हें कहा, चिट्ठी में यह भी कहा गया कि अजीत पवार ने शरद पवार को अपने पद से हटा दिया है। अजीत गुट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अजीत पवार ही अब एनसीपी के अध्यक्ष हैं। अजीत पवार ने 30 जून को इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। 30 जून को अजीत पवार की चिट्ठी मिली है, ऐसा इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं। अजीत पवार ने टूट की खबर से पहले ही इलेक्शन कमीशन का रुख कर लिया था। यानी कि पिछली बार अपने चाचा के हाथों शय और मात के खेल में, राजनीति के इस खेल में पिछड़ने के बाद इस बार पुख्ता इंतजाम करके अजीत पवार ने पूरे कदम उठाए। 2 तारीख को इन्होंने शपथ ली थी शिंदे सरकार में, बीजेपी और शिंदे की जो सरकार है उसके साथ। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले 30 तारीख को ही चिट्ठी लिखकर इलेक्शन कमीशन को अपने मंसूबे, मंशा जो है वो कम से कम जाहिर कर दी थी। शरद पवार को उन्हीं की पार्टी से हटाने का एक चिट्ठी जो थी वो भेज दी गई थी। चलते हैं, हमारे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो चिट्ठी 30 तारीख को लिखी गई, इससे ये समझ में तो कम से कम आ गया कि शपथ लेने से पहले की तैयारी थी, सोची समझी इस बार पूरी रणनीति से काम किया गया। क्या इस पर प्रतिक्रिया आई है अजीत पवार कैंप से और शरद पवार कैंप से भी? क्योंकि आज भी जब अजीत पवार इकट्ठे हुए अपने समर्थकों के साथ, तो शरद पवार की तस्वीर लगाकर इकट्ठे हुए थे। बिल्कुल, देखिए अभी भी शरद पवार का कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ रहा है अजीत पवार गुट को, इसीलिए उन्होंने तस्वीर लगाई। जबकि कल ही शरद पवार ने साफ कर दिया था कि जो जयंत पाटिल जिस एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही लोग मेरी तस्वीर लगा सकते हैं, दूसरे लोग मेरी तस्वीर न लगाएं जो मुझे नहीं मानते या जो मेरे साथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज वहाँ पे तस्वीर लगानी पड़ी थी। लेकिन अब जो जानकारी आई है कि 30 जून को ही एक विशेष बैठक लेकर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था और शरद पवार को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया गया था और अजीत पवार को वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। तो ये जो कदम है, ये दरअसल ये बहुत ही गुप्त तरीके से लिया गया, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी परसों ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तब प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शरद पवार ही हैं, हमारे नेता तो शरद पवार ही हैं। तब उन्होंने ये बात नहीं बताई थी। लेकिन अब जब चुनाव इलेक्शन कमीशन को दी गई है जानकारी, तब जाकर ये इस तरह की ये जानकारी मिली है। तो दरअसल ये जो बात है, जो आश्वस्त हैं इतने और इतने बड़े पैमाने पे जो लोग गए, आज जैसे संख्या भी 30 के करीब उनके साथ दिखी है, तो सब कुछ तैयारी करके गए हैं। और उनके पास अभी ताज़ा उदाहरण शिवसेना में जिस तरह बगावत हुई और शिवसेना पार्टी में जिस तरह से कानूनी लंबी लड़ाई चली और फिर एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष हुआ, तो जो वहाँ पे पेचीदगियाँ थी कानूनी, उन चीज़ों को समझते हुए उसी के अनुसार यहाँ पर बाकायदा रणनीति बनाई गई है और सब पूरी तैयारी करने के बाद ही ये कदम उठाया गया। इससे स्पष्ट होता है, स्पष्ट बिल्कुल है कि पूरी तैयारी के साथ एक कदम उठाया। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे यह भी आपको समझ में आता है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से एक तरफ कल तक कह रहे थे शरद पवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं को हटाने की तैयारी 30 तारीख को ही कर ली थी, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से शरद पवार के साथ ये पूरा राजनीतिक खेल उन्हीं लोगों ने खेला जो उनके सबसे करीबी थे, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं और शरद पवार खेमे में हैं, परिवार से आते हैं, अंदर से भी लड़ाई को देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार हमसे बात की, अपनी बात को आगे रखा। रोहित पवार ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं।
ऐसे अचानक से इतनी सारी चीजें हो रही है या बहुत समय से ये सारी चीजें हो रही थी जो अब हम देख पा रहे हैं? आप परिवार से आते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। महाराष्ट्र की अस्मिता आगे लेके जाने वाली एक पार्टी जो बाला साहब ठाकरे उन्होंने स्थापन की थी, उसका विचार तोड़ने के लिए उस पार्टी को तोड़ा गया और वो बीजेपी ने तोड़ा। अभी पवार साहब की पार्टी म्हणजे राष्ट्रवादी पार्टी है, विकास के ऊपर शाहू फुले अम्बेडकर, शिव शाहू फुले अम्बेडकर का उनका विचार लेके आगे जाने वाली पार्टी है। उसको तोड़ने का प्रयास बीजेपी ने किया और आज देखा जाए तो उन्होंने तोड़ी भी। इनका प्रयत्न है कि ये विचार खत्म किया जाए, लेकिन ताकत इतनी होने के बाद उनको ऐसे लगता है कि 60 साल का विचार, और अगर आप शिव शाहू फुले अम्बेडकर उनका विचार अगर देखें तो 300-400 साल पुराना विचार, अगर संतों का विचार करें तो हजारों साल पहले का विचार, ये राजकीय और पैसे की ताकत से नहीं बदल सकता। ठीक है, जो सत्ते के लिए उनके साथ गए उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो लोग विचार मन पे रखते हुए, महाराष्ट्र धर्म मन में रखते हुए काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हो या न हो, उनका विचार तो नहीं बदल सकते। और उस विचार को ताकत देने के लिए पवार साहब अभी लोगों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को विश्वास देंगे और फिर संघर्ष तो करना ही है, लड़ेंगे तो सही। आज की बैठक में अजित पवार की ओर से ये भी कहा गया कि आपकी उम्र 83 साल हो गई है, अब आप आराम कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम पार्टी को आगे ले जाएंगे। ये एक चीज पर आपका जवाब चाहूँ। 2019 में वो पवार साहब वो 81 साल के थे। पवार साहब घूमे, वैसे देखा जाए तो पवार साहब से ज्यादा जो खुद को यंग समझते हैं सब नेता, हम भी है या कोई भी है, उन्होंने ज्यादा घूमना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उस एज में पवार साहब घूमे और 20 से लेके कांग्रेस राष्ट्रवादी के मिलके हम 90 तक पहुंचे। उससे पता चलता है कि एज नेचुरल है, विचार कांस्टेंट होता है। रोहित पवार कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, लेकिन आज बिल्कुल जो ये लड़ाई थी चाचा भतीजे की, परिवार की लड़ाई किस तरीके से अब व्यक्तिगत हो गई है वो सामने देखने को मिला। अजीत पवार ने अपने समर्थकों के बीच में, जहां पर 30 विधायक उनके समर्थन में पहुंचे, शरद पवार ने आज जहां पर बैठे थे विधायकों को बुलाने के लिए 17 विधायक उनके समर्थन में पहुंचे। अजीत पवार ने आज शरद पवार अपने चाचा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब 83 साल की उम्र हो गई है, अब थमेंगे या नहीं आप, यानी कि सीधे उनकी उम्र पर निशाना साधते हुए कि आप हटिए और हमें मौका दीजिए। सुप्रिया सुले को यह बात ना गवार गुजरी, उन्होंने कहा इसका जवाब देते हुए कि मुझे कुछ भी कह लीजिए लेकिन मेरे पिता को कुछ मत बोलना। शरद पवार ने अपने भाषण में अपने समर्थकों को यह बात बोली कि अगर मेरी जरूरत नहीं है तो मेरी फोटो का इस्तेमाल क्यों हो रहा है आपके मंच पर अभी भी। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगा कि ये पूरी लड़ाई जो है वो व्यक्तिगत तौर पर भी सामने आ रही है। सोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सोहित ने रोहित पवार से बात की। सोहित, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 36 का आंकड़ा होगा या नहीं होगा, किसके पास कितने नंबर्स होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग लड़ाई है। लेकिन जिस तरीके से अब परिवार में भी फूट दिख रही है, इतनी सारी बातें कहने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपस में खटास नहीं होगी। और अब जो लड़ाई है वो महत्वपूर्ण लड़ाई इस बात की है कि क्या 83 साल के शरद पवार में अभी भी वो दमखम है कि वो इस लड़ाई को सड़क पे लड़ सके। बिल्कुल, देखिए परिवार की अगर बात करें तो परिवार में ये मतभेद साफ तौर पर उस समय भी साफ हो गए थे जब शरद पवार ने कहा दिया था कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरह आज जिस तरह से शरद पवार पर खुले मंच से ये सारी चीजें की गई हैं, देखिए अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो कोई ऐसे खुले तौर पर चीजों को नहीं कहता है। जब बाला साहेब ठाकरे जीवित थे तब नारायण राणे उनके पार्टी से निकले और कई लोग उनके पार्टी से निकले, लेकिन किसी ने उस समय बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा था क्योंकि उन्हीं के अंदर से या उन्हीं के पार्टी से वो बड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से अजित पवार आज शरद पवार को टारगेट करते नजर आए, उससे ये चीज तो साफ है कि ये जो लड़ाई है ये केवल पार्टी को लेकर नहीं है, ये एक पर्सनल लड़ाई है। अजित पवार का ये कहना है कि बार बार मुझे विलन बना दिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। जो भी मैंने किया है मैंने आपके ही कहने पर किया है। अंकित, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि 2019 में पार्थ पवार, ये अजित पवार के बेटे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का और वो हार गए थे। अब पहली बार परिवार में कोई चुनाव हारा था।
तब भी अजित पवार ये मानते हैं कि शरद पवार नहीं चाहते थे कि पार्थ पवार सांसद बने या इतना आगे जाए, क्योंकि शरद पवार चाहते भी नहीं थे कि वो चुनाव लड़ें, क्योंकि वो हार गए तो उनका मानना है कि शरद पवार ने उतनी मेहनत नहीं की जितना वो दूसरे लोगों के लिए करते हैं। एक बार शरद पवार ने यह भी कहा था कि पार्थ पवार को हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते। ये छोटी छोटी जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे मैं बता रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है ये कितनी पर्सनल हो गई थी, और इसलिए आज खुले मंच से कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन बिल्कुल देखिए, शरद पवार ने 2019 में एक बार बता दिया था कि किस तरह से वो गेम पलट सकते हैं। 2023 में भी उनकी कोशिश थी। ये जो पूरा मामला है बहुत समय से चल रहा था, इसलिए उन्होंने बताया कि वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, फिर वापस आए, चीजें बदलने की कोशिश की। लेकिन अब जो पूरा मामला है वो अदालत में है, और अदालत में ही फैसला होगा पार्टी किसकी इसका फैसला अदालत में होगा। लेकिन पार्टी किस हालत में बचेगी इसका फैसला जनता को करना है। लड़ाई एनसीपी में चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनको लेकर भी बड़ी चर्चाएं गर्म है। आज अजीत पवार ने अपने भाषण में कहा कि उनकी भी इच्छा है वो मुख्यमंत्री बने। तो पूजा शिंदे साहब ने भी एक बैठक बुलाई थी। हर कोई अब उन पर कह रहा है कि कुछ दिन के मेहमान हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, तो क्या उनके जो सहयोगी हैं, उनके साथ जो शिवसेना से टूटकर आए थे, उन्हें कहीं ना कहीं अब संदेह लग रहा है अजीत पवार के आने से उनकी पोजीशन थोड़ी कमजोर हो गई है? जी बिल्कुल अंकित, खबर तो थी ही इसकी, लेकिन आप देखें कि अब बयान भी उनके सामने आने लगे हैं, कैमरे पर मीडिया से अब बात भी करने लगे हैं। आज ही सुबह देखें तो संजय सिरसाट ने बात की, किस तरह से उन्होंने बताया कि जिस एनसीपी और जिस अजित पवार के खिलाफ हम आवाज़ उठाकर पार्टी से टूटकर इधर आए बीजेपी के साथ, उसको अगर शामिल किया गया है ऐसे वक्त में, एनसीपी को शामिल किया गया है जब बहुमत है बीजेपी और शिंदे सरकार के पास, तो इस बात को लेकर नाराजगी है। साथ ही साथ बड़ी नाराजगी है मंत्री पद को लेकर। कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, लेकिन अब जो शिंदे गुट है उनकी मांग ये है कि बीजेपी अपने खेमे से उनको मंत्री पद दे, और एकनाथ शिंदे गुट को जो वादा किया गया था उनको वो मंत्री पद मिलने चाहिए। और खासतौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो इसको लेकर यहाँ पर सवाल है। अजीत पवार जब महाविकास अघाड़ी में थे उस वक्त एनसीपी को जितने पोर्टफोलियोज थे उन सब पोर्टफोलियो की मांग है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, इरिगेशन हो, पावर हो, प्लानिंग हो, मार्केटिंग हो, इन सब पोर्टफोलियो की मांग उनकी तरफ से हुई है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है एकनाथ शिंदे ने। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। तमाम जो विधायक है वो कहते आ रहे हैं कि उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं था जब वो महाविकास अघाड़ी सरकार में थे। तो ऐसे में जिस अजीत पवार के खिलाफ वो बोलते रहे, आज उनकी ही बात उन्हें सुननी पड़ रही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में वर्षा बंगलों में यहाँ पर एक बैठक बुलाई है एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सांसदों की और विधायकों की, उनकी बात सुनी जाएगी। अजीत पवार के शामिल होने के बाद अब क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। तो हाँ, नाराजगी बिल्कुल है और अब खुलकर कैमरे पर सामने आ रही है। नाराजगी खुलकर कैमरे पे सामने भी आ रही है। इसीलिए बार बार ये बात दोहराई जाती है कि राजनीति में जरूरी नहीं है कि जब लोग इकट्ठे हों तो उससे बल बढ़े। कई बार इसमें आपस में बड़ी फूट भी पड़ सकती है। क्या ऐसा महाराष्ट्र में होगा, वो देखना अभी आगे बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा।